चलिए तो आज हम डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में, यानी क्षतिपूर्ति की संविदा। क्षतिपूर्ति की संविदा, जिसको कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 में बताया गया है। धारा 124 में जो क्षतिपूर्ति की संविदा बताई गई है, उसके अनुसार वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है, तो ऐसी संविदा क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने स्वयं के आचरण से या किसी दूसरे पक्षकार से अगर कोई क्षति होती है, उसके आचरण से कोई क्षति होती है, तो उसको बचाने के लिए वचन देता है। और वैसे जो वचन देता है और वैसे वचन की वैसी संविदा जो है वो क्षतिपूर्ति की संविदा कही जाती है। आपके संविदा अधिनियम में एक दृष्टांत में उदाहरण दिया गया है कि क ऐसी कार्रवाइयों के परिणामों के लिए जो ग 200 रुपये की अमुक राशि के संबंध में ख के विरुद्ध चलाए, ख की क्षतिपूर्ति करने की संविदा करता है। तो ये जो दृष्टांत में उदाहरण दिया गया है, इसमें भी बताया गया है कि वाद, अगर किसी व्यक्ति पे कोई वाद लाया जाता है, तो वाद के संबंध में अगर कोई क्षति होती है, वाद लाने के कारण क्षति होती है, तो ऐसी संविदा भी क्षतिपूर्ति की संविदा मानी जाएगी। अब जो व्यक्ति क्षतिपूर्ति देता है उसे हम कहते हैं कि क्षतिपूर्ति वो दाता है, मतलब इंडेमनिफायर है। और जो व्यक्ति जिसने वचन दिया जाता है, वो जिसको वचन हमने दिया, तो वैसे व्यक्ति को कहते हैं क्षतिपूर्तिधारी है, यानी इंडेमनिटी होल्डर है। जैसा कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 में जो बताया गया है, उसको देखने से ये स्पष्ट लगता है कि ये जो संविदा है, इसमें ये बताया गया कि एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के आचरण से या किसी और व्यक्ति के आचरण से कोई क्षति हुई हो। तो यहाँ पे जो क्षति है वो व्यक्ति के आचरण से होने की बात हो रही है, मतलब कोई ह्यूमन बीइंग किसी एक्ट के कारण या उसकी कोई आचरण जो उसका है, कंडक्ट के कारण कोई क्षति हो रही है, तो उसके लिए वो क्षति देने का वचन देता है। मतलब जैसे इंश्योरेंस की एक संविदा अगर हो रही हो और किसी ने ये वचन दिया हो कि अगर आग लग जाता है या ऐसी कोई घटना घट जाती है, तो हम उसकी क्षति देने का वचन देते हैं। तो ऐसी संविदा जो है वो आपको क्षतिपूर्ति की संविदा में, भारतीय संविदा अधिनियम में दी गई जो परिभाषा है उसके अंतर्गत नहीं आती है। ऐसी संविदा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 31 में दी गई जो परिभाषा है, समाश्रित संविदा के अंतर्गत आती है। समाश्रित संविदा क्या है? समाश्रित संविदा धारा 31 में, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 31 में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि समाश्रित संविदा ऐसी संविदा है जो किसी सांपार्श्विक किसी घटना के घटने अथवा न घटने पे किसी काम को करने के लिए या ना करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस में आग लगने से जो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हो रहा है, अपने आप किसी दूसरे कारण से आग लग रहा है, तो ये क्षतिपूर्ति की संविदा हमारे संविदा अधिनियम की धारा 124 में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की परिभाषा दी गई है उसके अंतर्गत ये नहीं आता है। किंतु अगर इसी को हम अंग्रेजी विधि, इंग्लैंड की विधि में देखें, तो वहाँ एक विस्तृत रूप में इसको देखा जाता है और भारतीय संविदा अधिनियम में दी गई परिभाषा से वहाँ जो इंग्लैंड की विधि है वो ज़्यादा विस्तृत है। अब सवाल ये उठता है कि जो क्षतिपूर्ति की संविदा है, इसमें जो वचन दिया जाता है वो अभिव्यक्त वचन होता है। क्या यह वचन विवक्षित हो सकता है किसी एक्ट के द्वारा या किसी ऐसे कार्य को वचनदाता के द्वारा किया गया हो जिससे ऐसा लगे कि वो इस संविदा का पालन करना चाहता है, या उसने ऐसा एक्ट किया जिससे विवक्षित वचन उत्पन्न हो जाता है, तो इसकी क्या स्थिति है हमारे यहाँ? तो भारतीय संविदा अधिनियम में जो परिभाषा दी गई है, धारा 124 में जो क्षतिपूर्ति की संविदा दी गई है, अगर उसको हम गौर से पढ़ें तो उसमें कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है कि क्षतिपूर्ति की संविदा विवक्षित होनी चाहिए, बल्कि उसको देखने से ऐसा लगता है कि क्षतिपूर्ति जो है का वचन जो दिया जाता है वो अभिव्यक्त होना चाहिए। एक मामला है 1938 का, AIR 1938, प्रिवी काउंसिल ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया के मामले में कहा कि क्षतिपूर्ति की संविदा को विवक्षित होना चाहिए। कई ऐसे एक्ट होते हैं जिससे ये लगता है कि सामने वाला व्यक्ति क्षतिपूर्ति देने का वचन दे रहा है, उसके कार्य करने के तरीके से ऐसा हो जाता है। आगे चल के लॉ कमीशन ने जो अपनी 13वीं रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में भी उन्होंने कहा कि एक धारा 124 में यह संशोधन करना चाहिए कि यह एक विवक्षित संविदा भी हो सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई संशोधन किया गया नहीं है। अगर हम आंग्ल विधि में क्षतिपूर्ति की संविदा का उदाहरण देखें या विवक्षित संविदा का उदाहरण भी देखें तो एक पुराना जो मामला है वो महत्वपूर्ण मामला, वो बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है एडम्सन वर्सेस जार्विस का। 1827 का ये मामला है, एडम्सन बनाम जार्विस। इस मामले में क्या हुआ था? इस मामले में वादी जो है प्रतिवादी के कहने पे कुछ गाय का नीलामी करता है। वादी एक नीलाम करता होता है जिसने प्रतिवादी के कहने पे गायों को नीलाम करता है, और बाद में ये पता चलता है कि वो जो गायें हैं वो तो किसी और व्यक्ति की हैं। वो व्यक्ति जिसकी गाय होती हैं वो वादी पे वाद लाता है और उससे गाय का दाम वसूल लेता है। फिर क्या होता है कि अब वादी को, चूँकि प्रतिवादी के कहने पे उसने गाय का नीलाम किया था, वो प्रतिवादी पे वादी वाद लाता है कि आप मुझे उस गाय का मूल्य दो जिसको आपके कहने पे मैंने नीलाम किया था। और बाद जो मामला है उस मामले में प्रतिवादी को दायी ठहराया जाता है, उसे वो जो क्षतिपूर्ति है जो वादी को देना पड़ा था उसको देने के लिए बाध्य किया जाता है, और ये माना जाता है कि यहाँ पे विवक्षित वचन उत्पन्न हो गया था और क्षतिपूर्ति की संविदा का पालन उसे करना पड़ेगा। इसी प्रकार अस्पष्ट वचन से संबंधित एक मामला है, वो भी इम्पॉर्टेंट मामला है, डगडेल बनाम लवडिंग का। डगडेल बनाम लवडिंग जो 1875 का मामला है। इस मामले में क्या है? इस मामले में वादी के पास कुछ ट्रकें हैं। अब वादी को ये डिसाइड करना है कि ये ट्रक किनका है, क्योंकि ट्रक को मांगने वाले दो लोग हैं, एक है प्रतिवादी और दूसरा केपी कंपनी। केपी कंपनी कहता है कि आप ट्रक मुझे दे दो, प्रतिवादी कहता है कि आप ट्रक मुझे दे दो। तो प्रतिवादी द्वारा जब ट्रक मांगे जाते हैं तो वादी उनसे ये कहता है कि अच्छा ठीक है, आपको मैं ट्रक दे दूंगा, लेकिन आप एक क्षतिपूर्ति का पत्र मुझे दो। हालांकि प्रतिवादी क्षतिपूर्ति का पत्र तो नहीं देता है, लेकिन ट्रक लेकर के वो चला जाता है। बाद में जो केपी कंपनी है वो उस ट्रक का स्वामित्व प्राप्त कर लेती है वाद ला करके। फलस्वरूप वादी को उस जो ट्रक है उसका मूल्य केपी कंपनी को देना पड़ता है। अब यहाँ पे वादी कोर्ट में जाता है और प्रतिवादी से अपना क्षति मांगता है। प्रतिवादी कहता है कि मैंने आपको क्षतिपूर्ति का पत्र तो दिया नहीं, लेकिन कोर्ट कहता है कि नहीं, यहाँ पे क्षतिपूर्ति का जो वचन है वो उत्पन्न हो गया है और यहाँ पे क्षतिपूर्ति की संविदा उत्पन्न हो गई है, अतः यहाँ पे विवक्षित क्षतिपूर्ति का वचन उत्पन्न हो गया है और आपको वो नुकसानी देना पड़ेगा। अब धारा 124 में जो दृष्टांत दिया गया है, उस दृष्टांत में ये बताया गया है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध अगर कोई वाद लाता है तो उस वाद के कारण जो क्षति होती है उस क्षति से सुरक्षित रखने का जो वचन देता है, तो ये भी एक क्षतिपूर्ति की संविदा है। लेकिन धारा 125 में ये कहा गया है कि भाई ये जो दायित्व है, ये दायित्व की सीमा क्या है। ये दायित्व आप क्षति तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस क्षति को प्राप्त करने के लिए आपके भी कुछ दायित्व हैं। आप कब प्राप्त कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं, कब आप उस जो नुकसानी है उसको वसूल सकते हैं, और ऐसे 3 आधार दिए गए हैं। पहला आधार ये दिया गया है कि ठीक है, आप वो सारे नुकसानी क्षतिपूर्ति में प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको कोई नुकसानी वाद में देना पड़ा है, बशर्ते कि क्षतिपूर्ति का वो वचन दिया गया हो। दूसरी बात ये कही गई है कि वाद को लाने में या उसके बचाव में जो भी कुछ खर्च किया गया हो वो आप प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि वो वैसा खर्च किया गया होना चाहिए जो अगर आपका स्वयं का मामला होता तो भी एक युक्तिक व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति जो सोच सकता है, एक प्रज्ञावान व्यक्ति जो सोच सकता है कि ये खर्च किया जाना चाहिए स्वयं के मामले में, तो वो आपको प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार है। और तीसरा, वाद के दूसरे पक्षकार के बाद अगर आप क्षतिपूर्ति जो क्षतिपूर्ति दाता है उसके इच्छा के अनुसार
आप कोई समझौता कर लेते हैं और समझौता के तहत कोई राशि उन्हें देते हैं, तो वैसे जो प्रतिकर देते हैं समझौते के अनुसार, या ऐसा समझौता जो आप स्वयं के मामले में, अगर आप एक युक्तियुक्त व्यक्ति रहता है तो स्वयं के मामले में वहाँ ज़रूरत समझने पे करता, इन दोनों ही कंडीशन पे, चाहे वो क्षतिपूर्तिदाता के इच्छानुसार हो या युक्तियुक्त रूप से हो, अगर कोई ऐसा समझौता करता है और उस समझौते के तहत कोई धन दिया जाता है, तो वैसे धन को भी प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये थी क्षतिपूर्ति की संविदा से संबंधित मामले। धन्यवाद।